सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइज। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले मैंने जूलॉजी में 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप सभी वहां से देख सकते हैं। जो गाइज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास पे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन सिस्टम क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। भोजन को पचाने की जो क्रिया होती है वो क्योंकि कोई अकेला अंग जो है मिलकर के भोजन का पाचन नहीं कर सकता, इसीलिए कोई ऐसा कार्य जिसमें बहुत सारे अंग मिल करके कार्य करते हैं उसको हम बोलते क्या है? सिस्टम। यानी कि पाचन में जितने भी अंग सहायता करते हैं उन सभी को एक संयुक्त रूप से स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, और उसी को हम बोलते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम बात करते हैं पाचन की। पाचन क्या है? मनुष्य भोजन के रूप में जो कुछ भी ग्रहण करता है, एक जटिल अणु होता है वो, ठीक है। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है वो पाचन कहलाती है। तो सीधी और सरल भाषा में पाचन क्या है? जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है, ठीक है। पाचन को हम फिजियोकेमिकल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाचन क्रिया होती है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है, एक भौतिक क्रिया, दूसरी रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया क्या होती है? जैसे कि हमने भोजन को मुंह में रखा और दांतों के माध्यम से भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हुए, ये क्या हो गई? ये भौतिक क्रिया हो गई, ठीक है। उसके बाद में भोजन जैसे ही पेट में गया लार मिलने के माध्यम से, उसके बाद में पेट में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब कौन सी क्रियाएं हो जाती हैं? फिर रासायनिक क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए भोजन के पाचन को हम फिजियोकेमिकल कहते हैं, क्योंकि इसमें भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया दोनों क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फिजियोकेमिकल कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भोजन। भोजन हम ग्रहण क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा का निर्माण होता है और शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। चलने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए जितनी भी क्रियाएं हैं मनुष्य करता है, वो शारीरिक क्रिया हो या मानसिक क्रियाएं, सारी क्रियाओं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भोजन जो हमारा ये पाचन तंत्र है किन चीज़ों का पाचन करता है। तो बता दें आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सभी का पाचन तंत्र जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। और अगर कोई ये कहता है कि जल और विटामिन खनिज का पाचन तंत्र द्वारा होता है, तो ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं वो इतने छोटे अणु होते हैं कि इनको पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इनका सिर्फ अवशोषण होता है, ठीक है। पाचन का मतलब जटिल से सरल अणुओं में तोड़ना, और ये जो जल, विटामिन और खनिज होते हैं ये पहले से ही सरल अणुओं में होते हैं। यानी कि क्या पानी को निगलने के लिए आपको पानी को चबाना पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो यानी कि जल का जो अणु हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, सरल होते हैं, उसको निगलने में कोई आसानी नहीं होती है। सिर्फ इन सभी चीज़ों का क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है, पाचन नहीं होता है। तो पाचन किन चीज़ों का होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया। अब हम बात कर लेते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथियां, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि ग्रंथियां। ग्रंथियों से क्या होते हैं? या तो एंजाइम या हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और जो एलिमेंट्री कनाल है, यानी कि पाचन तंत्र में जो आहार नाल बोली जाती है, उसी को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आहार नाल, मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो लगभग 32 फीट यानी कि 9 मीटर, लंबाई कितनी होगी? 32 फीट या 9 मीटर, समथिंग 9 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। अब हम जो आहार नाल, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है एलिमेंट्री
कनाल यानी कि आहार नाल की हम बात करने वाले हैं। मनुष्य के आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है गाइज, तो अब हम देख लेते हैं जो मनुष्य का आहार नाल होता है इसमें क्या क्या आता है। तो ये हमने बता दिया है कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो समथिंग 32 फीट होती है और 9 मीटर में, अगर मीटर में कोई पूछ रहा है तो 9 मीटर। ठीक है, इसमें कौन कौन से मुख्य अंग हैं, पहला मुख गुहा, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है ग्रास नाल, मुख गुहा में भोजन को तोड़ा जाता है और इसमें लार मिलती है। ठीक है, फिर ग्रास नाल, फिर अमाशय। अमाशय क्या है, मनुष्य का आंतरिक पेट है। कोई पेट पूछे ये है तो नहीं, बाहरी पेट को उदर बोलते हैं और जो आंतरिक पेट होता है वो होता है अमाशय। ठीक है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार। ये आ गया है किसमें, एलिमेंट्री कनाल में यानी आहार नाल में। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की यानी कि ग्रंथियों की। तो उसमें लार ग्रंथियां जो कि मुंह में होती हैं, जठर ग्रंथियां, फिर लीवर और पित्ताशय, ये 2 ग्रंथियां हैं। ठीक है, फिर अग्नाशयी ग्रंथि हो गया यानी अग्नाशय से निकलने वाली, अग्नाशय क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है। आंत से जो हार्मोन्स और एंजाइम स्रावित होते हैं उनकी बात हम करेंगे आंत्र ग्रंथियों के अंतर्गत। ठीक है गाइज, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे, हमने बताया कि जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्री कनाल के अंतर्गत आएगा यानी आहार नाल के अंतर्गत आएगा। तो आहार नाल में जो सबसे पहला अंग है वो क्या है, मुख गुहा। ठीक है गाइज, तो अब हम डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे यानी कि एलिमेंट्री कनाल के अंतर्गत पढ़ेंगे मुख गुहा, जो सबसे पहला अंग माना जाता है क्योंकि भोजन को ग्रहण किसके माध्यम से किया जाता है, मुख के माध्यम से, यानी कि इसलिए मुख गुहा पहला जो टॉपिक है वो है मुख गुहा यानी कि माउथ। और माउथ को जो है हम लोग बोलते हैं ओरल भी बोलते हैं और वकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मुंह में कौन कौन सी क्रिया होती है। मुंह में क्या होता है, भोजन को सबसे पहले तो दांतों के माध्यम से क्या होता है, भोजन को तोड़ा जाता है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, काइनिन, प्रीमोलर और मोलर। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी हमने दांत पे बनाई थी और वो आई थिंक आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जूलॉजी वीडियोस के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सभी जूलॉजी की वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें भी दांत की जो वीडियो है वो पड़ी हुई है। ठीक है गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं मुख गुहा की। तो मुख में दांतों के माध्यम से भोजन को तोड़ा जाता है। उसके बाद में मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं यानी कि 6 ग्रंथियां होती हैं जो कि जोड़े में पाई जाती हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हिंदी में अगर बात करें तो उनको बोलते हैं अधोहन ग्रंथि, अधोजिह्वा, जीभ के ऊपर अधोहन, जीभ के नीचे अधोजिह्वा, और कर्णमूल, कान के पास 2 ग्रंथियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं कर्णमूल ग्रंथियां। ठीक है, अधोहन ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि और कर्णमूल ग्रंथि। बात कर लेते हैं अब हम इंग्लिश में। तो जो लार ग्रंथियां होती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, पहली जो होती है पैरोटिड ग्रंथि, ये सबसे बड़ी होती है और जो सर्प में होती है, सांप में, ये जहर का काम करती है। सांप में ये क्या करती है, जहर का काम करती है। ठीक है, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मुंह में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, नाम है पैरोटिड ग्रंथि, और ये सर्प में जो सांप प्रजाति होती है उसमें जहर का काम करती है। ठीक है, फिर दूसरी जो ग्रंथि है मुंह में वो है सबलिंगुअल और तीसरी जो है सबमेंडिबुलर। ठीक है, तो पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर ग्रंथि, ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हमारे जो माउथ होता है, मुंह होता है, उसके अंदर पाई जाती हैं। अगर हम बात करें मनुष्य मानव प्रजाति जो है एक दिन में कितना लार स्त्रावित करता है, ये तीनों ग्रंथियां मिलकर के कितनी लार स्त्रावित करती हैं, कितनी लार मुंह में स्त्रावित करती हैं, तो समथिंग 1.5 लीटर। ठीक है, एक दिन में मानव जो जीव है, मानव एक दिन में लगभग 1.5 लीटर जो लार है वो स्त्रावित कर लेता है, 1 डे में कितना, 1.5 लीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लार ग्रंथियां होती हैं ये तीनों, ये इन लार ग्रंथियों से कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो लार में
ग्रंथियों में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो मनुष्य में मुंह में तीन प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं उनसे 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। तो एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसका कार्य क्या होता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना, यानी कि जीवाणुनाशी। भोजन खाते हैं हम, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मुंह में चले जाते हैं भोजन के साथ में, तो उसको नष्ट कौन करता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम। फिर हम बात करते हैं टाइलिन और एक एंजाइम होता है डाइस्टेज, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, मंड का पाचन करते हैं, यानी मंड यानी चोकर, ठीक है, चोकर, ठीक है, मंड का पाचन करते हैं यानी स्टार्च का पाचन करते हैं। फिर एक और 3 तो हो गए, लाइसोजाइम जीवाणुनाशी, टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, मंड का पाचन करता है, भोजन में जो चोकर होता है या स्टार्च होता है उसका पाचन टाइलिन और डाइस्टेज करते हैं। म्यूकस एक एंजाइम है, म्यूकस एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। हम ऐसे तो कॉमन भाषा में हम सभी को पता था, लार क्या करता है, हमारे भोजन को लुगदी के रूप में परिवर्तित करता है यानी चिपचिपा बना देता है। मगर कौन सा एंजाइम भोजन को चिपचिपा करता है, तो म्यूकस एंजाइम जो है भोजन को चिपचिपा बनाता है। लाइसोजाइम जीवाणुनाशी, टाइलिन और डाइस्टेज मंड का पाचन करता है यानी चोकर का पाचन करता है, और जो म्यूकस है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ की। यहाँ पे 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और कर्णमूल यानी कान के आसपास, ठीक है, मुख की। अब जो दूसरा टॉपिक आएगा हमारा कौन सा आएगा, ग्रसनी यानी ग्रास नाल, यहाँ की बात करेंगे हम। अब हम बात कर लेते हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत जो हमने बताया था आहार नाल आती है। आहार नाल का जो सेकंड पार्ट होता है ग्रास नाल, यानी कि भोजन को मुख में लिया और भोजन में लार मिलने के बाद भोजन को निगला, और निगलने के बाद पेट तक पहुंचने के लिए एक नली का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। एक नली के माध्यम से भोजन पेट तक पहुंचता है, उस नली को हम बोलते हैं ग्रसनी या ग्रास नाल, ठीक है। तो ग्रास नाल जो है, ग्रास नाल में पाचन होता है तो पाचन नहीं होता है, ठीक है, ग्रास नाल में पाचन नहीं होता है। ग्रास नाल की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर सीएम में होते हैं, ठीक है। फिर अब आप बताइए, ग्रास नाल में भोजन का पाचन नहीं होता है तो हम ग्रास नाल को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुख से भोजन को धक्का दिया जाता है, यानी कि ग्रास नाल में जैसे भोजन पहुंचेगा यहाँ पे ये क्या करेगा, ग्रसनी ढकेलने का काम करती है। तो भोजन को ढकेलना, किसको ढकेलना, भोजन को ढकेलना, भोजन को ढकेलने का कार्य कौन करता है, ग्रास नली करती है, ठीक है। और इस क्रिया को क्या बोला जाता है, क्रमानुकुचन बोला जाता है। क्या कहा जाता है, क्रमानुकुचन। तो आप सभी को आई होप समझ में आ रहा होगा कि ग्रास नली का क्या कार्य होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली की जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली का कार्य भोजन को ढकेलना है, यानी कि भोजन को मुंह में जब लार मिलने के बाद लुगदी बन जाती है, ग्रास नली क्या करती है, भोजन को ढकेल के कहाँ पहुंचाएगी, पेट में पहुंचाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर की लंबी है, ठीक है। फिर भोजन को ढकेलने की जो क्रिया होगी उसको क्या बोला जाएगा, क्रमानुकुचन। बस ग्रास नली में हमको यही पढ़ना होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे भोजन कहाँ पहुंचा, भोजन इस ग्रास नली से होते हुए कहाँ पे आ चुका है, पेट में, ठीक है। ये क्या है, आंतरिक पेट होता है। इससे पहले भी हमने बताया था पेट क्या होता है, पेट को हम आंतरिक पेट बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, जो पेट दिख रहा है ये क्या बोला जाएगा, ये होता है उदर, ठीक है। बाहर से पेट दिखने वाला, जैसे कि गणेश जी को क्या बोला जाता है, लंबोदरा, लंबा है जिसका उदर, ठीक है। तो बाहर से जो बाहरी पेट होता है उसको हम लोग उदर बोलते हैं, जो आंतरिक पेट होता है उसको क्या बोला जाता है, अमाशय। ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या बोला जाएगा, अमाशय। अब हम देख लेते हैं अमाशय क्या होता है। अमाशय क्या है, मनुष्य का आंतरिक पेट है, और अमाशय को हम 3 भाग में पढ़ते हैं। विद डायग्राम हमने बना रखा है। तो जो उसका पहला भाग होता है वो कार्डियक कहलाता है, सेकेंड पार्ट जो होता है वो फंडिक कहलाता है, थर्ड पार्ट जो होता है वो पाइलोरिक कहलाता है।
तो जो कार्डियक है उसका काम क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, तो जो अमाशय है, अमाशय का ऊपरी जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, वो क्या कहलाएगा, कार्डियक कहलाता है। तो कार्डियक क्या है, पेट का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। उसमें होता क्या है, HCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। HCl क्या है, एक अम्ल है। कार्डियक पेट का ऊपरी भाग होता है जिसमें क्या होता है, HCl का निर्माण होता है, ठीक है। HCl क्या करता है, जो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था जीवाणुनाशी, ठीक है। जो लार से जो एंजाइम हमारे स्रावित होते हैं उनसे जीवाणुओं का नाश नहीं होता है, जीवाणु नहीं मरते हैं। वो पेट के ऊपरी पार्ट कार्डियक में आने के बाद HCl उसको क्या कर देता है, मार देता है, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या है, अम्ल होता है, और भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। पेट का जो सबसे पहला भाग होता है कार्डियक, इसका कार्य हो गया, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट होता है, जो ये हमने बताया पेट कितने भागों में डिवाइड होता है, 3 भागों में। तो सेकेंड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडिक, ठीक है। फंडिक जो है पेट का बीच वाला पार्ट होता है, यानी सेकेंड पार्ट होता है। इसमें जो है एक कांटेनुमा संरचना बनी होती है, ऐसी दिख रही है ना आप सभी को। इस कांटेनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। इसकी संरचना कैसे होती है, कांटेनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं रूजी। और ये वाला जो ये होता है, ये भोजन को क्या करता है, रोक के रखता है। और आपको बता दें, भोजन पेट में 4 घंटे रहता है। कितने घंटे, 4 घंटे भोजन पेट में रुकता है, ठीक है। और भोजन अगर पेट में नहीं होगा, भोजन जब मनुष्य के भूख लगेगी, पेट को भूख लगेगी, तो ये क्या करता है, ये चुभता है। यही जो रूजी है यही चुभता है। तो लोग कहेंगे ना कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है। चूहे जैसा कुछ नहीं होता है। वो पेट का जो सेकंड पार्ट होता है, फंडिक पार्ट, उसमें रूजी होती है जिसकी संरचना क्या होती है, कांटेनुमा होती है। जब इसमें भोजन होता है तो ये भोजन को रोकने का कार्य करता है। और जब ये भोजन, इसमें से भोजन सेकेंड पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में चला आता है पाइलोरिक भाग में, और जब इसको भूख का आभास होता है तो ये क्या करता है, ये ऊपर वाले हिस्से में क्या करता है, चुभने लगता है, जिसके कारण हमको लगता है कि बहुत तेज भूख लगी, यानी हमारे पेट में क्या हो रहा है, चूहे कूद रहे हैं। तो ये होता है चूहे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतना समझ में आया। पहला भाग कार्डियक भाग जिसमें HCl का निर्माण होता है, और HCl क्या करता है, भोजन को और छोटे अणुओं में तोड़ता है, और जहाँ उसके जो जीवाणु आते हैं भोजन के साथ उसको नष्ट करता है। सेकेंड पार्ट होता है फंडिक में जो रूजी होती है, कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखती है, और भूख लगने पे कांटे क्या होते हैं, ये चुभने लगते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है पेट का पाइलोरिक, ठीक है। जो पाइलोरिक वाला भाग होता है उसमें होती हैं ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि। और आप सभी को पता होगा जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। कौन सा रस, जठर रस। तो जठर रस से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन, ठीक है। इतना समझ में आया। पाइलोरिक भाग में क्या होता है, ग्रंथि होती है, कौन सी, जठर ग्रंथि होती है, और जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है, और उसमें से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। जो रेनिन होता है वो दूध को दही बना देता है। छोटे बच्चों में आप सभी ने देखा होगा, छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद जब उनको उल्टी आती है या उस चीज़ को वो मुंह के माध्यम से बाहर फेंकते हैं तो वो क्या, जमा हुआ दूध निकलता है, यानी कि दही। तो वो किस कारण से, रेनिन नामक जो एंजाइम होता है वो दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। है प्रोटीन ही, प्रोटीन का एक रूप है जिसको हम बोलते हैं पेप्टोन। तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन अणु को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन में। तो ये हो गया हमारा अमाशय यानी कि पेट। अब हम बात करते हैं लीवर की। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अमाशय, ठीक है। अमाशय के बाद में ये क्या जॉइंट है, लीवर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर लीवर के बाद में कहाँ पे पहुँचेंगे, अग्नाशय जो ग्रंथि जुड़ी हुई है, क्योंकि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको हम पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ या मिश्रित
स्रावी जो ग्रंथियां हैं, मिश्रित ग्रंथियां, उन सभी को हम फुल डिटेल से एक वीडियो अलग से बना देंगे, तो आप सभी लोग वहां से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं लीवर की। ठीक है, तो लीवर क्या है, पित्त का निर्माण करता है। लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, यानी कि पित्त रस का निर्माण करता है। और एक पित्ताशय थैली होती है जो जुड़ी होती है किसमें, लीवर में, ये जो थैली है। ठीक है, ये हो गया लीवर, और लीवर से एक थैली अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है, जो लीवर पित्त रस स्रावित करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, उसको ये क्या करता है, ये स्टोर करता है। ठीक है, पित्ताशय। अगर हम बात करें पित्त रस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 8, यानी कि 8। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, क्षारीय होगा। इसकी अवस्था कैसी होगी, क्षारीय। फिर वसा का पाचन क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कहलाता है क्योंकि पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है, यानी कि ये भोजन को कैसा बना देता है, क्षारीय। जब भोजन पेट में होता है तो भोजन कैसा हो जाता है, अम्लीय। ठीक है, जब भोजन मुंह में होता है, मुंह में जब कोई कंकड़ खाने के साथ में चला जाता है तो हम भोजन को थूक देते हैं। उस जो थूका हुआ भोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोलस। ठीक है, बोलस, भोजन की क्रियाएं हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, और जब पेट में भोजन पहुंच जाता है और पेट में पहुंचने के बाद अचानक से उल्टी आ जाती है। ठीक है, जब उल्टी होती है या कभी कभी क्या हो जाता है, भोजन जो है सर पे चढ़ जाता है, नाक पे आ जाता है किसी कारणवश। ठीक है, तो उसमें जो है पूरा सर में दर्द जैसा हो जाता है, अजीब सा जलन होने लगती है, गलन में जलन होने लगती है गले में। किस लिए होने लगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, वो उस भोजन को जो बोलस आया हुआ है उसको क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। और जब भोजन यहाँ से वापस जाता है तो इसीलिए पूरे मार्ग में क्या हो जाती है, एक जलन पैदा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भोजन मुंह में निकला हुआ जो भोजन होता है, मुंह में लिया, उसके बाद में कंकड़ आने पे थूकते हैं, उसको हम बोलते हैं भोजन का ये कौन सा रूप होता है, बोलस होता है। और जब पेट से उल्टी होती है तो वो कौन सा भोजन होता है, वो होता है काइम। क्या होता है, काइल। काइल कहलाता है। ठीक है, उल्टी के रूप में जो बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे लीवर की। तो लीवर क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। पेट में जो भोजन होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। और जैसे ही लीवर क्या करता है, पित्त रस को स्रावित करता है तो भोजन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ठीक है, वसा का पाचन भी पित्ताशय के माध्यम से या पित्तरस के माध्यम से ही होता है, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। और पित्त को उत्तेजित, यानी पित्ताशय में जो पित्तरस स्टोर है उसको उत्तेजित कौन करता है, कि नहीं अब छोड़ो, अब पित्तरस को भोजन में मिलाना है, तो वो करता है कोलोसिस्टोकाइनिन। कोलोसिस्टोकाइनिन क्या करता है, पित्त को उत्तेजित करता है कि अब पित्त रस को भोजन में मिलाना है। तो ये हो गई हमारी लीवर ग्रंथि की बात। अब हम बात कर लेते हैं अग्नाशय, ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अग्नाशय की। तो अग्नाशय भी क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है। और अग्नाशय को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम, क्योंकि यहाँ से जो है 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। जो भोजन का अगर पूरा पाचन होता है तो वो कहाँ पे होता है, अग्नाशय द्वारा निकले हुए एंजाइम के माध्यम से होता है। ठीक है, इसलिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक एंजाइम भी बोला जाता है। इसमें लेट नामक जो है एंजाइम, शॉर्ट में बोल सकते हैं, निकलते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कौन कौन से एंजाइम यहाँ से स्रावित होते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये पेप्टोन क्या था, पेप्टोन जो है प्रोटीन का एक रूप था, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदला गया था, कहाँ पे, अमाशय में। ठीक है, तो वो पेप्टोन को किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में। किसमें, पेप्टाइड में। पेप्टाइड भी क्या है, ये एक जो प्रोटीन है उसी का रूप है। तो अमाशय में जब HCl इसमें भोजन में मिलता है तो ये पेप्टोन पेट में जठर जो ग्रंथि होती है वो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, पेप्टोन में।
और यहाँ पे जो अग्नाशय ग्रंथि एंजाइम स्रावित करता है वो पेप्टोन को क्या कर देता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर एमाइलेज जो एंजाइम है, एमाइलेज क्या करता है, मंड और स्टार्च का पाचन यानी मंड का पाचन करता है। मंड क्या, हमने पहले भी बताया, मुंह में कुछ लार होती थी जो क्या करती थी, मंड का पाचन करती थी। तो और बचे हुए मंड का पाचन कहाँ पे हो रहा है, अग्नाशय द्वारा छोड़ी गई एंजाइम के माध्यम से। मंड किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। फिर जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, वसा यानी फैट लिपिड का पाचन करता है। ठीक है, तो वसा का पाचन, लाइपेज पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट, ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन, एमाइलेज मंड का पाचन और लाइपेज वसा का पाचन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत की। ठीक है, छोटी आंत का जो पार्ट होता है वो यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक। ठीक है, ये हमारी छोटी आंत है, इसका फिगर जो है हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कहते हैं बड़ी आंत से बड़ी होती है, समथिंग 5 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। पूरी तरीके से भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। इससे पहले हमने बताया था कि जो अग्नाशय क्या है, एक पूर्ण पाचक ग्रंथि बताई गई है, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे एंजाइम्स स्रावित होते हैं जिससे कि भोजन का पाचन होता है, हो सकता है पूर्ण पाचन होता है, पर पूर्ण पाचन होता कहाँ पे, तो वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन होता है और प्लस में अवशोषण होता है यानी कि सौंगीकरण होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, ग्रहणी होता है, ज्यूजेनम होता है और इलियम होता है। ठीक है, ग्रहणी यहाँ से यहाँ तक होता है, ज्यूजेनम जो है यहाँ से यहाँ तक होता है, इलियम जो है यहाँ से यहाँ तक होता है। अब हम सबको जो है फुल डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्या है ड्यूडेनम, क्या है ज्यूजेनम, ज्यूनम और क्या है इलियम। तो जो ग्रहणी होता है यानी कि डेड्यूनम, इसमें क्या होता है, हार्मोन्स स्रावित होता है, इसमें एंजाइम स्रावित नहीं होते हैं, तो इसमें एंजाइम की बात हम नहीं करेंगे। तो आप ये हमें बता सकते हैं कि छोटी आंत में हार्मोन्स स्रावित होते हैं या एंजाइम, तो एंजाइम स्रावित नहीं होते हैं। ठीक है, स्रावित क्या होते हैं, हार्मोन्स। कौन कौन से, सेक्रेटिन हार्मोन्स जो है स्रावित होता है और कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन का काम हम बता सके हैं, पित्त को वो क्या करता है, उत्तेजित करता है कि भोजन में पित्त रस को छोड़ा जाए। तो ये स्रावित कहाँ पे होता है, ग्रहणी में। ग्रहणी में जो है इसका स्रावण होता है यानी कि होता है, और ये उत्तेजित करता है, जो पित्ताशय में पित्त रस स्टोर होता है उसको ये उत्तेजित करता है कि भोजन में आके मिल जाओ आके। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक प्रकार के हार्मोन्स हैं और एंजाइम नहीं है। तो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में एंजाइम स्रावित नहीं होता है, और क्या होते हैं, हार्मोन, सेक्रेटिन और कोलोसिस्टोकाइनिन, जो कि पित्त को क्या करता है, उत्तेजित करता है। फिर जो सेकंड वाला पार्ट होता है, ये तो हो गई यहाँ से यहाँ तक की बात। ठीक है, फिर जो सेकंड पार्ट होता है ज्यूजेनम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये एक बड़ा पार्ट होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे ढेर सारे हार्मोन्स और एंजाइम जो हैं ड्यूडेनम वाले भाग में भोजन में मिलते हैं। कुछ अग्नाशय जो है, जो अग्नाशय हमारी ग्रंथि है वो स्रावित करते हैं, कुछ पित्ताशय यानी पित्तरस स्रावित करता है, और कुछ इसमें हार्मोन्स होते हैं ना, जैसे सेक्रेटिन, ये सारे मिल जाते हैं किसमें, भोजन में। और उसी भोजन को जो ज्यूजेनम वाला पार्ट होता है इसमें फैलने के लिए क्या करता है, जगह देता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये भोजन को फैलने में के लिए क्या करता है, जगह प्रदान करता है। फिर बात कर लेते हैं हम इलियम वाले पार्ट की। यहाँ से यहाँ तक इलियम वाला पार्ट होता है और इसी में क्या होता है, भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। भोजन का पाचन इस भाग में होता है और अवशोषण वाला जो भाग होता है सौंगीकरण का ऊर्जा बनने के बाद, ये इलियम का जो लास्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं विली, क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ठीक है, विली वाले पार्ट में भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, एक इरिप्सिन नामक क्या एंजाइम स्रावित होता है। इसमें क्या होता है,
इरिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो क्या करता है, जो हमारा पेप्टोन था, ठीक है, पेप्टोन जो बना था कहाँ पे, लीवर में, छोटी आंत में, यहाँ पे पेप्टोन बना हुआ था, पेप्टाइड, वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, जो पेप्टाइड बना हुआ था, पेप्टाइड, पेप्टोन, पेट में पेप्टोन बना, पेप्टोन ने इसको कहाँ, जैसे ही लीवर ने यहाँ पे एंजाइम स्रावित करे, क्या बन गया, वो पेप्टोन पेप्टाइड बन गया, ठीक है। पेप्टाइड को ये क्या कर देता है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, यानी अमीनो अम्ल एसिड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं लास्ट जो है हमारा बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत का मैंने डायग्राम बना रखा है तो आप सभी को समझने में क्या होगी, थोड़ी सी आसानी होगी। तो जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण पाचन कहाँ पे समाप्त हो जाता है, छोटी आंत में, ठीक है। तो भोजन का पाचन यहाँ पे नहीं होता है, तो होता क्या है, तो बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत का जो मेन काम क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है। फिर अब जो बड़ी आंत होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है सीकम, सीकम, और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बल्कि, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है क्या, कोलन, कोलोन भी बोलते हैं इसको, कोलन। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है मलाशय, ठीक है। तो ये जो बड़ी आंत होती है हमारी 3 भागों में डिवाइड होती है। छोटी आंत जो है वो कहाँ पे खत्म होती है, सीकम से जुड़ जाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बड़ी आंत की, यानी कि लार्जेस्ट इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो इसका जो निचला भाग होता है जहाँ पे हमारी छोटी आंत जुड़ी हुई होती है वो कौन सा भाग होता है, सीकम होता है। और सीकम में जो है एक अवशेषी अंग होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिस। ये क्या होता है, अपेंडिस जो है ये मनुष्य में जो है आंत में पाया जाने वाला एक अवशेषी अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई यूज ना हो। अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है, जिसका हमारे शरीर में कोई यूज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स क्या है, एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अब उसका जो दूसरा भाग होता है क्या हमने बताया, कोलोन या कोलन कहलाता है। कोलन जो है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। कोलन को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। जो पहला भाग होता है यहाँ से यहाँ तक होता है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन खड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये वाला भाग यहाँ से क्या कहलाएगा, असेंडिंग कोलोन। फिर यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सर कोलोन, ट्रांसवर्सर कोलोन, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आए तो डिसेंडिंग का कोलोन, कौन सा, डिसेंडिंग कोलोन। फिर यहाँ से मलाशय तक का जो भाग होता है उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। जो कोलोन होता है, कोलोन को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ऊपर गया तो असेंडिंग कोलोन, फिर मुड़ गया तो उसको ट्रांसवर्सर कोलोन, नीचे आया तो डिसेंडिंग कोलोन, और फिर से इधर घुमा तो सिग्मोइड कोलोन बोला जाता है। और सिग्मोइड जो कोलोन होता है वो किससे जुड़ा होता है, हमारा मलाशय से जुड़ा होता है, जो कि बड़ी आंत का कौन सा भाग होता है, तीसरा भाग होता है, मलाशय यानी कि गुदाद्वार जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, पाचन तो हमारा किसमें कंप्लीट हो जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जो पाचन कंप्लीट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ में क्या होता है, पानी की ज़्यादा मात्रा होती है। और जैसे ही ये वाला भाग यहाँ आता है, यहाँ से होते हुए मलाशय तक पहुँचता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो बड़ी आंत है उसमें पानी का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है, यानी कि अवशोषित हो जाता है। और जो है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ पे, मलाशय में आकर के एकत्रित हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, यानी कि जिसका शरीर में कोई यूज ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का जो कलर होता है वो पीला क्यों होता है, तो एक चीज़ हमने बताई थी, मुंह से हमने थूका तो वो बोलस कहलाया, पेट से उल्टी के रूप में बाहर आया तो वो काइम कहलाया, और जो लैट्रिन के माध्यम से यानी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं काइल। क्या कहते हैं, काइल कहते हैं, ठीक है। काइल ये क्या है, एक प्रकार भोजन का रूप है। बोलस, काइम
और काइल, इतने रूपों में भोजन को तोड़ा जाता है। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है काइल में बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है और उसके कारण जो है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो आई होप सो आज का ये जो टॉपिक रहा है हमारा पाचन तंत्र आप सभी को समझ में आया होगा। एक बहुत ही स्पीड से हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। भोजन मुंह में आया, मुंह में जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों के माध्यम से भोजन को कहाँ पे ढकेल एक लुगदी बना दिया गया, ठीक है, और कहाँ से ग्रास नली के माध्यम से वो पेट में आ गया। पेट के जो है 3 भाग होते थे, ठीक है। पहले वाले भाग में HCl का निर्माण होता था जो भोजन को अम्लीय बनाता था। जो बीच वाला पार्ट होता था उसमें रूजी जो कांटेनुमा संरचना होती थी वो भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखती थी और भूख लगने पर जो है पेट में चुभने लगता था, जिसे हम बोलते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है। उसके जो लास्ट भाग होता था उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती थी जो भोजन को क्या कर देती थी, क्षारीय कर देती थी। उसके बाद में वहीं से छोटी आंत स्टार्ट होती है और छोटी आंत में लीवर जॉइंट होता है, उधर अग्नाशय जॉइंट होते हैं। लीवर से पित्त रस स्रावित होता है जो कि पित्ताशय में स्टोर होता है। अग्नाशय से जो भी हमारी लेट नामक क्या होती है, एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है। जो छोटी आंत के जो फर्स्ट भाग होता था ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी, उसमें आकर के भोजन में मिलती थी, ठीक है। और जो जीजेनम नामक भाग होता है छोटी आंत का, वो क्या करता था, भोजन को फैलने के लिए जगह देता था। फिर जो लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। और इलियम का जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इस वाले पार्ट को विली में क्या होता था, भोजन का जो पाचन होता था उसका अवशोषण होता था। बाकी जितना अपशिष्ट भोजन होता था वो बड़ी आंत यानी सीकम में आ जाता था, सीकम से वो पूरी बड़ी आंत में जाता था। यानी कोलोन वाले भाग में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। भोजन में से जो अवशोषित करना था वो यहाँ से हो गया। जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है उसमें सिर्फ जल बचता है और जल का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। सीकम में जो है अपेंडिक्स नामक एक अवशेषीय अंग पाया जाता है, वो सीकम से ज्वाइंट होता है। सीकम से आगे बढ़ते ही कोलोन आएगा, ठीक है। कोलोन को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये आया तो असेंडिंग, इधर गया तो ट्रांसवर्सल कोलोन और नीचे आया तो डिसेंडिंग और फिर नीचे आया तो सिग्मोइड कोलोन बोला जाता है। उसके बाद में क्या होता है, लास्ट जो पार्ट होता है बड़ी आंत का वो होता है मलाशय यानी गुदाद्वार और यहीं से जो है अपशिष्ट जो पदार्थ होता है शरीर से वो बाहर निकल जाता है। ये हमारा कंप्लीट हो रहा है पाचन तंत्र। अब हम आपको प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, ये जो बोलस बताया, भोजन के कितने रूप होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन का पाचन, ठीक है। पूरी शरीर में प्रोटीन कितनी जगह पे कन्वर्ट हो रहा है ये हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। तो प्रोटीन का पेप्टोन में कहाँ पे बदलाव होता है, ये आमाशय में जो है पेप्सिन नामक एंजाइम जो है स्रावित होता है जो क्या कर देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद में भोजन जब पहुँचता है अग्नाशय के पास, ठीक है, अग्नाशय क्या करता है, पेप्टोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड में, ठीक है। पेप्टाइड में किसकी सहायता से, अग्नाशय से एक एंजाइम स्रावित होता है ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन क्या कर देता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अमाशय में जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। अग्नाशय का जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद में जब भोजन पहुंचता है कहाँ पे, छोटी आंत में, छोटी आंत में इरेप्सिन स्रावित होता है। इरेप्सिन जो क्या करता है, पेप्टाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, अमीनो अम्ल में, ठीक है। इरेप्सिन जो होता है ये क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन का पाचन, ठीक है। तो भोजन के कितने अंग होते हैं, भोजन को किस किस रूप में बदलना पड़ता है ये तो हम बता चुके हैं। भोजन मुंह से वापस आता है तो बोलस, पेट में पहुंच जाता है तो वो काइम, और जब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है तो वो काइल कहलाता है। ये हो गया भोजन का पाचन, ठीक है। अब हम पाचन के चरण को आपको बताते हैं। अगर भोजन को हाथ के द्वारा मुंह में लिया तो वो कहलाता है इंजेक्शन कहलाता है, यानी कि अंतःकरण भोजन का हुआ, भोजन मुंह में गया यानी कि अंतःकरण हुआ, ठीक है। फिर भोजन का जब पाचन पूर्ण होता है यानी कि पाचन क्रिया जब होती है तो वो कहलाता है डाइजेशन, ठीक है। क्या, डाइजेशन, यानी कि पाचन का कार्य क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। इंजेक्शन, अंतःकरण, भोजन को मुंह में लिया यानी भोजन अंदर गया तो कहलाएगा क्या, अंतःकरण,
कौन सी क्रिया हो रही है? अंतःकरण की। फिर डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया चल रही है। फिर अजॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, छोटी आंत में जो पाचन का कार्य कंप्लीट हो जाता है तो क्या कहलाता है? ऑब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, यानी कि जितनी भी ऊर्जा होती है, जो भी ग्लूकोज और प्रोटीन, वसा, इन सारी चीज़ों का क्या हो जाता है? यहाँ पे अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो वो ऑब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर एसिमिलेशन, जब पानी यहाँ पे अवशोषित होता है तो वो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। अपशिष्ट पदार्थ से जब पानी का अवशोषण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन, यानी कि सौंगीकरण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? डिफेक्शन। क्या कहते हैं? डिफेक्शन, यानी कि मलमूत्र को त्यागना। तो इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और डिफेक्शन। ठीक है, तो आई होप सो गाइज आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ।